मैंने एक दिन कहा था कि मैं उस सृष्टि के रचयिता से प्रार्थना निवेदन करूंगा कि जो कुछ श्रीलंका और बांग्लादेश में हुआ वो दुनिया के और किसी देश में न हो। किसी भी लोकतांत्रिक देश की में चुनी हुई सरकार के लिए जनता का इस तरह से इस दौर में बागी होकर खड़े हो जाना, क्रांति का साक्षात रूप सड़कों पर उतर जाए, मालिक न करे किसी देश में ऐसा हो। लेकिन दुनिया में यह एक पैगाम तो गया कि सबसे बड़ी ताकत जनता है, चाहे वो बांग्लादेश में और चाहे वो श्रीलंका में और चाहे इससे पहले और जितने देशों में हुए। मिडिल ईस्ट में लीबिया था, वहां भी इसी तरह की व्यवस्था थी, लीबिया में हुआ है। बहुत से देशों में इस तरह की परिस्थितियां हैं, मालिक न करे ऐसा हो। ऐसे में तो योगी जी ने जो बयान दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, इसका क्या अर्थ निकाला जाए? उन्हीं से पूछिए। बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं और उनके भाषणों से उन्मादित होकर के काटने का काम भी उन्हीं के लोग करते हैं। ये तो बांटते भी है और काटते भी हैं। पता नहीं उस कहने के पीछे क्या अर्थ था। जनता तो डरी है, जनता तो डरी है कि ये बांटने और काटने की बात पैदा कहां से हो रही है। अभी कल भी उन्होंने एक बयान दिया है कि सपा और कांग्रेस के लोगों में जो जिन्ना की आत्मा घुस गई है। भाई मुझे ये लगता है कि अब जो लोग हैं नहीं दुनिया में, उनका नाम लेकर के कोई बहुत इस तरह की टिप्पणी की जाए, हम ये कहने वाले नहीं हैं। हम ये इसके जवाब में ये कहने वाले नहीं हैं कि इनके अंदर किसकी आत्मा घुसी हुई है। कई लोग इसके जवाब में कह सकते हैं, अगर कोई कह दे कि इनमें नाथूराम गोडसे की आत्मा घुसी हुई है, जिसने महात्मा गांधी को भी नहीं बख्शा, कैसा लगेगा। जिन्ना देश को बांटने वाला थे, तो जिन्ना की आत्मा तो जो बंटवारे का समर्थन करने वाले हैं उनको उनके लिए हो सकती है, लेकिन जो बंटवारे का समर्थन नहीं करने वाले थे, जो देश को, भारत मां को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने वाले थे, जो महात्मा गांधी के नारे पर करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देने वाले और उसके समर्थन में खड़े होने वाले लोग थे, उन पर तो ये कोई बनती नहीं है। बात तो उन पर बनेगी जो जब देश को मुक्त, आजादी से, अंग्रेजों की सत्ता से मुक्त कराने का संघर्ष चल रहा था, तो जो लोग किनारे खड़े हो गए थे, जिन लोगों ने कहा था कि नहीं हम इस आंदोलन के साथ नहीं हैं, आप इतिहास उठा लो, पढ़ लो, जिन सारे सूरमाओं को वीर और महावीर की संज्ञा दी जाती है, जिन्होंने 10-10 बार माफी मांगा, उसको तो वीर कहा जाएगा, और जो हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया उसको क्या कहा जाएगा। तो ये तो कंट्रोवर्सी की बातें हैं। 10 सीटों पर जो बाई इलेक्शन होना है, चिंता उसकी सता रही है। 2 प्रांतों में डिक्लेयर हो गया इलेक्शन, हरियाणा में। मैं ज्योतिष शास्त्र का छात्र नहीं रहा, लेकिन गणित के माध्यम से कुछ समझने की कोशिश करता हूं। सारे देश को पता है कि 4 राज्यों में चुनाव होना था, लेकिन निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता पर आज प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि आखिर महाराष्ट्र का चुनाव क्यों नहीं डिक्लेयर किया, झारखंड का चुनाव क्यों नहीं डिक्लेयर किया। मजबूरी में 10 साल बाद आपने
कश्मीर का चुनाव अनाउंस किया, हरियाणा का चुनाव अनाउंस किया, इसके साथ उनका भी कार्यकाल पूरा हो रहा था। चारों चुनाव अनाउंस करते, लेकिन रोका गया। घटना हो गई, रोकने के बाद जो करना चाहते थे वो घटना झारखंड में हो गई। चंपई सोरेन को किस तरह से वर्गलाया गया, तोड़ा गया। अभी कश्मीर में बगावत हो गई, बहुत से छोटे बड़े लोगों को तोड़ा गया। पहली बार इतिहास में हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कि इनके द्वारा प्रकाशित सूची इन्हीं के लोगों की बगावत के सामने वो वापस होगी। पहली बार डिक्लेयर सूची वापस लेके फिर क्या डिक्लेरेशन था, क्यों विरोध था? क्योंकि बाहर से दूसरी पार्टियों से आप किसी प्रलोभन से उनको जो छीन झपट के लाते हैं, उसको आप लोगों ने ऑपरेशन लोटस का नाम दिया है। उनको टिकट दिया गया था। कार्यकर्ताओं में बहुत ही आक्रोश था, विद्रोह था, और ये स्थिति उत्पन्न हो गई। तो बहरहाल देश ऐसे वक्त से गुजर रहा है जब आप देखिए चुनाव के बाद से पूरे देश में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हुई है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जहां जहां सरकारें हैं। ममता बनर्जी का तो इतना वावैल है, एक घटनाक्रम हुआ है, हम उस घटना की घोर निंदा करते हैं। उनके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाने की मांग करते हैं। पीड़ित परिवार को भारी सहायता देने की मांग करते हैं। लेकिन जब रेप जैसे अपराध की घटना हो, तो या बंगाल में हो, या अयोध्या में हो, या गाजीपुर के करंडा में हो, और या जखनिया में हो, उन घटनाओं को और उसमें लिप्त जो समाज विरोधी तत्व हैं, उनके साथ कार्रवाई में अगर भेदभाव किया जाएगा तो जनता में एक गलत संदेश जा रहा है। ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। चुनाव के बाद लगातार महंगाई बढ़ी है, कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हुई है, बेरोजगारों की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के सवाल पर जो हाईकोर्ट का निर्णय आया, उस निर्णय ने सबकी आंखें खोल दी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने, कांग्रेस पार्टी के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने, दोनों ने एक स्वर में यह कहा है कि अगर हम आएंगे सत्ता में तो हम जाति के आधार पर जनगणना करेंगे। जातिगत जनगणना, किस जाति की कितनी संख्या है ये जानने के लिए हम जनगणना, इसी जनगणना के साथ करा देंगे। अब नई जनगणना शुरू हो गई है, तो नई जनगणना शुरू हो रही है, तो क्यों नहीं इसको जाति आधारित जनगणना आप करा देते हैं? जनगणना भी हो जाएगी और पता भी लग जाएगा किस जाति की कितनी संख्या है। मानवर कांशीराम भी कहा करते थे, माननीय अखिलेश यादव जी भी इस बात पे बल देते हैं कि जब एक बार जनगणना से रिजल्ट सामने आ जाएगा किस जाति की कितनी जनसंख्या है, तो हमारा योजना आयोग हो या प्लानिंग कमीशन, ये बैठेगा और उस जाति की जनसंख्या के हिसाब को दृष्टि में रख करके और उसके कल्याण के लिए योजनाएं बनाएगा। उसको उसका हक और हिस्सा मिल जाएगा। आजादी के 75 साल के बाद भी जो गरीब आज भी बुरी तरह से एकदम दरिद्रता की स्थिति में जीवन जी रहा है, उसके उत्थान का एक रास्ता बन जाएगा। आप क्यों भागते हैं जाति आधारित जनगणना से? सांसद जी, बात करें कल ममता बनर्जी कलकत्ता में जो है भाजपा ने बंद का आह्वान किया था, तो ममता बनर्जी ने भी जो है असम, बंगाल, असम, उड़ीसा, यूपी सबको जला डालने की बात कही थी। ये सब आप लोग जोड़ दीजिए। इन लोगों ने कहा था कि हम बंगाल को जला देंगे। ये लोग जला देने, बांट देने, काट देने
उड़ा देने, ठोक देने, मिला देने मिट्टी में, ये सब इन लोग के डायलॉग हैं। ये किसी दूसरे के हो ही नहीं सकते। इस पर तो इनका एक तरह से पेटेंट है। इन डायलॉगों को कोई दूसरा कैसे बोलेगा?